हाँ सर, यहाँ पर अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको भी मनीष झा ये दिखाई देता है कि चाइना इस पे रिएक्ट करेगा? क्या चाइना इसलिए रिएक्ट करेगा ताकि वो मैसेजिंग दे सके कि इस दुनिया में अगर कोई मुल्क वो है जो चीजों को अपनी शर्तों पर करता है तो अमेरिका नहीं, चाइना है? क्या इस बात को चैलेंज करेगा या चाइना चुप रहेगा, खामोश रहेगा? नहीं, देखिए, रूस हो चीन हो, इनकी तरफ से राजनीतिक बयानबाजी आएंगी, लेकिन ये बयान वैसे ही है जैसे सांप के निकलने के बाद लाठी पीटने वाली बात है। क्योंकि अब तो मादुरो चले गए, अब तो वेनेजुएला में जो शासन बनेगा वो ट्रंप के इशारे पर, चाहे कोरिना मचाडो आएंगी, तो इसीलिए अब चीन और रूस के रिएक्शन का कोई सवाल बचता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर करना होता उनको तो मिलिट्री एक्शन की जरूरत थी, जो उन्होंने पिछले कई हफ्तों में कुछ किया ही नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरी जब खुद भी बात हुई थी क्रेमलिन में टॉप लेवल पर और रूस के एक हाईएस्ट लेवल पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, तब उन्होंने साफ तौर पर मुझे बताया था कि कैरिबियन आइलैंड के आसपास रूस के वैसे एसेट्स नहीं है। लेकिन इन सबसे बरक्स मैं ये समझता हूं कि रूस और अमेरिका के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अंडरस्टैंडिंग ये कि आप जो है वेनेजुएला ले लो और यूक्रेन में मुझे जो करना है वो मुझे करने दो, आप मुझे सपोर्ट करो। कम से कम ट्रंप के रिजीम में तो यही होता हुआ दिख रहा है। मादुरो के साथ क्या होगा? क्या इसका मनीष क्या इसका एक फॉल आउट हम ये भी देख सकते हैं क्या कि चीन फिर ताइवान पर जो उसकी नजर है उस तरफ वो और आगे बढ़ेगा? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात। देखिए, मैं समझता हूं कि वेनेजुएला वाला घटना से ताइवान को फायदा होगा, क्योंकि चीन को लगता था कि अमेरिका इतना कमजोर है या अमेरिका इस तरह स्टैंड नहीं लेता है। लेकिन अब ताइवान के मामले में कम से कम 2-3 साल का जीवन दान तो जरूर मिल गया है कि अब चीन ताइवान की घेराबंदी के लिए, और अभी तो एक तरीके से अमेरिकी ताकत यहां पर असर्ट हुई है, अमेरिका ने अपनी ताकत असर्ट की है, तो ताइवान को भी इससे बल मिला होगा कि अमेरिका जिसके साथ है उसकी मजबूती है, जिसके खिलाफ है उसके लिए दिक्कत है। अब आपको बताते हैं वो कौन से अहम ठिकाने वेनेजुएला के हैं जहां पर आज ये हमला बोला गया है। यहां पर आप देख रहे हैं उस जगह पर जहां पर आप इस लाल निशान को घूमते हुए देख रहे हैं, जो असल में जियो टैगिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो जगह है काराकस। और वो मुल्क जाहिर है उस नक्शे में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है वेनेजुएला। काराकस में राष्ट्रपति सुरक्षा और एयर डिफेंस अहम केंद्र ला कार्लोटा एयरबेस यहां पर है। ये है हिगुए रोते सैन्य हेलीकॉप्टर बेस, स्पेशल फोर्सेस और ट्रूप्स यहां पर हैं। ट्रांसपोर्ट का यह मुख्य अड्डा है, यहां पर भी हमला किया गया। ये वो जगह है जहां जिनको खास तौर से निशाना बनाया गया है। संसद भवन है जो काराकस में मौजूद है, वेनेजुएला की राजनीतिक ताकत का जो चिन्ह है, प्रतीक है, उस पर भी बम गिराया गया। और फोर्ट ट्यूना ये सैन्य मुख्यालय है, रक्षा मंत्रालय और टॉप कमांड यहीं पर मौजूद होते हैं। यहीं पर हमला होने की वजह से माना गया था कि क्या रक्षा मंत्री भी इस हमले की चपेट में आ गए हैं। एल हाथियो एयरपोर्ट, ये असल में आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे यहां पर बनाया गया है जो कि सेना की तरफ से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चारलावे प्राइवेट एयरपोर्ट, राजधानी से बाहर निकलने का यह अहम रास्ता है। हालांकि मुझे यह लगता है इनमें से कोई भी रास्ता मादुरो के लिए नहीं था। F-16 एयरबेस, एयर बेस नंबर 3, इंटरसेप्टर और काउंटर अटैक का केंद्र, यहां पर यह जगह भी निशाना बनाई गई है। इन तमाम जगहों को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया, चुना गया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो प्लानिंग थी वो मेटिकुलस थी। और इस बात को खुद ट्रंप कहते हैं कि हमने गजब की प्लानिंग की थी, और सिर्फ प्लानिंग नहीं थी, उसका एग्जीक्यूशन भी उतना ही कमाल का था। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बात 10 फार नो फर्दर हो जाएगी, यहीं पर चीजों का फुल स्टॉप हो जाएगा, या यहां से तो खेल शुरू होगा? मनीष, आप कह रहे हैं यहां पर कुछ चीजें होंगी और जिनमें सबसे पहले ईरान आपको लाइन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, मेरा मानना है कि 15 अगस्त 2021 को अमेरिका ने जो साख खोई थी जब वो काबुल से दुम दबाकर भागे थे, उसे वापस रिस्टोर करने में एक छोटी सी मदद मिली है आज के घटनाक्रम में, जब उन्होंने ये बताया है कि अगर वो चाहें तो वो कुछ घंटे के भीतर किसी देश की सत्ता को बदल सकते हैं, और वेनेजुएला में उन्होंने कर दिया है। तो ये उनकी साख को एक बड़ी, आप कह सकते हैं, साख पर मुहर लगी है। दूसरी बात यह है कि अब उनका निशाना अब ईरान है। ईरान में उनके लिए मन माफिक कंडीशन बना हुआ है, बल्कि अगर आप कहें तो मॉरल ग्राउंड पर वेनेजुएला से ज्यादा फेवरेबल कंडीशन ईरान पर इस वक्त है। और व्हाइट हाउस ने बहुत सोच समझकर, जिस वक्त व्हाइट हाउस ने यह बयान दिया था ईरान को लेकर, ठीक उस वक्त ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन करने का आदेश दे दिया था। मतलब उधर वेनेजुएला में ऑपरेशन चल रहे थे और इधर जो है सो आप देखिए कि ईरान के सपोर्ट में बयान दिया जा रहा था। तो मादुरो को पकड़कर
उसे ह्यूमिलिएट करके दुनिया के सामने लाकर वो ईरान को भी संदेश देंगे कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर और रिजीम जल्दी से अपना बस्ता बांध ले, अपना बैग पैक कर ले, क्योंकि अब उनके रिजीम चेंज करने की बारी आएगी। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो ठीक है, तो नहीं तो फिर उनके साथ वही दुर्गति होगी जो कि लीबिया में गद्दाफी के साथ हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ दिनों के भीतर आपको ईरान में ये सब होते हुए देखेगा। देखिए दिनेश, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार मादुरो की वो तस्वीर दुनिया में आ जाएगी, एक बार मादुरो को ह्यूमिलिएट करते हुए ट्रंप अपना शक्ति प्रदर्शन कर देंगे और वो होगा बहुत जल्द होगा। वो तस्वीर जरूर सामने आएगी अगर अमेरिका के कब्जे में है, जो कि हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे डोनाल्ड ट्रंप तो और तमाम जानकारियां भी देंगे, तो वो तस्वीर बहुत समय नहीं लगेगा, वो तस्वीर दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन अमेरिका ने जो, मैं भी कुछ समय पहले आपसे मनीष सवाल पूछ रही थी और आपका भी ये कहना है कि ये बहुत जरूरी भी था अमेरिका के लिए दुनिया में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए। अफगानिस्तान से जिस तरह से भागे, यूक्रेन में वो जमीन पर नहीं जा पा रहे हैं, वो रूस और यूक्रेन को जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा लगता है कि वो समर्थन कर रहे हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की अपनी जमीन भी दे दें, रूस का दबदबा भी हो जाए वहां पर। तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत जरूरी था अमेरिका के दबदबे को बनाए रखने के लिए दुनिया में कि वो इस तरह का कोई ऑपरेशन करें, जो किया उन्होंने। बिल्कुल सुमेरा, आपने सही कहा। देखिए सीधी सी बात है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अमेरिका या ट्रंप आज कहेंगे कि टाइगर जिंदा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ने आज एक देश के राष्ट्रपति को सीधे वो पकड़कर लेकर चले गए। आप सोचिए इससे बड़ा और संदेश क्या हो सकता है। इसके बाद छोटे छोटे देशों की एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दें आपको, राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति का बयान भी इस बीच में आया है। सरकार को मादुरो के बारे में जानकारी नहीं है। मादुरो के पकड़े जाने के बारे में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दुनिया को बताया। इधर उपराष्ट्रपति की तरफ से कहना यह है कि मादुरो के पकड़े जाने के बारे में हमें कोई जानकारी है, हमें मादुरो की जान की फिक्र जरूर है, मादुरो के जिंदा होने का सबूत यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आना चाहिए, यह भी कहा गया है वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति की तरफ से। उनका कहना यह है कि पकड़े जाने के बारे में नहीं, हमको तो उनकी जान की चिंता है कि कहीं उनको उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। उनके जिंदा होने का सबूत, प्रूफ ऑफ लाइफ अब दिया जाना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। क्या अब यही मेरा सवाल था, क्या इस समय मादुरो के साथ कुछ ऐसा हो सकता है वाकई क्या, या उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा? एक्चुअली मादुरो का भविष्य क्या है आगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको मनीष? क्या मनीष, फिर क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बाकी दुनिया के जो देश हैं, चाहे वो चीन है या रूस हैं, वो मादुरो के लिए एक सेफ पैसेज की तो जरूर मांग रखेंगे? क्या ये कोशिश की जाएगी कि मादुरो को सेफ पैसेज दिला दिया जाए और किसी ऐसी जगह पर उनको पहुंचा दिया जाए जहां पर वो सुरक्षित हो? क्या इसकी कोशिश की जाएगी अपनी साख बचाने के लिए? देखिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मादुरो, जिंदा मादुरो ट्रंप के ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि वो लगातार उनको सामने लाकर, दुनिया के सामने लाकर ह्यूमिलिएट करके या उन पर तथाकथित मुकदमा चलवाकर ये वो अमेरिकी वर्चस्व को ज्यादा, मतलब जिसको वो कहते हैं ना कि, तो ऐसे में क्या वेनेजुएला के अंदर और बड़े हीरो नहीं बन जाएंगे मादुरो? देखिए अब तो मादुरो वापस आने से रहे और किसी भी तरीके से अब वो उनकी वापसी कम से कम गद्दी पर होने से रही, इसलिए वो अब हीरो और विलेन का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला का तो अब नया इतिहास लिखने की ट्रंप तैयारी कर चुके हैं। अगले 24 घंटे में आप देखेंगे कि अब एक नया नामकरण कोरिना मचाडो के तौर पर हो चुका रहेगा। तो साफ तौर पर है कि वेनेजुएला का तो जो लिखना था इतिहास उन्होंने लिख दिया। अब वो मादुरो के जरिए दुनिया को संदेश देंगे, फिर चाहे वो मैं इसमें एक चीज और देख रहा हूं मनीष, ये निकोलस मादुरो की तरफ से जो एक्स पे कोई आखिरी पोस्ट है वो 9 अगस्त की पोस्ट है, 9/8/2024 की, बल्कि 25 में कोई ट्वीट भी नहीं। 4.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इतना पुराना एंगेजमेंट क्यों दिखाई दे रहा है? इसके पीछे भी कोई वजह आप देखते हैं? देखिए दरअसल उसके बाद से राष्ट्रपति मादुरो जो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म है उस पर काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। खास करके अगर आप देखें तो जो टेलीग्राम है उस पर काफी एक्टिव रहे थे, या फिर जो चाइनीज ऐप है उस पर ज्यादा वो एक्टिव रहे थे। तो हालांकि उनको भरोसा था कि रूस और चीन उनकी मदद करेंगे, जो कि हुआ नहीं। आप देख ही रहे थे कि पिछले दिनों वो बड़ा गाना गाते। लेकिन मनीष, अगर मदद करनी होती तो मदद तो पहले की जाती ना भाई। अमेरिका धमकी दे रहा था, अमेरिका अटैक करेगा, ये सबको दिख रहा था, तो हथियार पहुंचाने हैं या और मदद की जानी है, जिस भी तरह से मदद करनी है वो मदद तो पहले होती है, प्रीएम्प्टिव होती है मदद। यानी ये थोड़ी कि अटैक हो जाएगा उसके बाद मदद करने के लिए कोई आएगा। तो मदद तो नहीं होनी थी, ये स्थिति साफ हो चुकी थी।
सही कहा आपने। देखिए, सीधी सी बात है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये दुनिया के सभी देशों के लिए संदेश है, और यही वजह है कि आप देखिए सऊदी अरब से लेकर जापान तक सब कह रहे हैं कि अब हम अपना खुद का परमाणु हथियार बनाएंगे। मनीष अब एक अहम सवाल ये कि अमेरिका की जो रणनीति है, अमेरिका देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर इस वक्त, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है तो उनकी रणनीति ही, उनकी जो नीयत है वही काम कर रही है अमेरिका के लिए। वो यूक्रेन युद्ध में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या वो उस युद्ध को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते। आपको यूरोप को, नेटो को चाहिए हमसे हथियार, तो आप हमें पे कीजिए, हम आपको हथियार दे देंगे, आप यूक्रेन को दे दीजिए। वहां वो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हैं, लेकिन वो यहां अपनी ताकत लगा रहे हैं वेनेजुएला में। तो अभी आगे आने वाले कुछ समय के लिए अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका किस तरफ आगे बढ़ेगा? अमेरिका ताइवान को ताकत दे रहा है, अमेरिका वेनेजुएला में अटैक कर रहा है, तो अमेरिका यूरोप पर ध्यान ना देकर इस इलाके पर ध्यान देना चाहता है। अगली कुछ रणनीति उसकी ये होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब वेनेजुएला के बाद अगला नंबर यूरोप का है। हम सब जानते हैं कि ट्रंप किस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर लगातार एग्रेसिव रहे हैं, तो अब वो ग्रीनलैंड पर अपना ग्रीनलैंड को लेकर दावे तो उन्होंने पहले, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल वो चुनाव के समय ये बातें करते हैं। वो कनाडा को भी अपना एक स्टेट बता देते हैं और ग्रीनलैंड को भी बता देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप देखिए शायद म्यूट हो रहा है या सिग्नल का कुछ इशू है। मनीष, मैं आपके पास लौटूंगा।